So hello dear students, welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिकी विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। सो चलिए क्लास को बिना डिले किए आज करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को डिस्कस करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस एंड कुछ आंसर्स के ऊपर जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोग अपना ध्यान जो है स्क्रीन की तरफ रखिए और जो जो चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं उनको नोट डाउन कीजिए। जो समझ में नहीं आता है आप उसको पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आया। चलिए, तो क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं। चैप्टर है विद्युत चालन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ही क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं। तो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिखेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ताप बढ़ाने पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसीलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक धात्विक चालक के इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए, तो इसमें हम बाकी चीजों को भी समझेंगे। पहले इस क्वेश्चन का वन लाइनर आंसर जो है वो आपके सामने, जैसे कि आप में से काफी सारे बच्चे जानते भी होंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो किसी धात्विक चालक के इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग मतलब सिंपली अगर हम ये कहें, जो इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो इलेक्ट्रॉनों की जो वेग है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, उसके बारे में बात की जा रही है। जहां हमने इसको समझा था तो काफी डिटेल में हमने इसके ऊपर चर्चा करी थी। जब ये बढ़ता है तो ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग भी बढ़ता है। इसके पीछे का रीजन देखते हैं। रीजन के लिए आप देखिए, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था Vd इज इक्वल टू रो टाउ अपॉन m इंटू ई, जिसमें अगर E की बात करें, कैपिटल E, तो ये चालक का विद्युत क्षेत्र है। टाउ की बात करें तो श्रांतिकाल है। श्रांतिकाल हमने ये बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं चालक के अंदर तो वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से टकराते हैं, है ना। तो उनकी दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं, श्रांतिकाल कहते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से अगर हम ये देखेंगे तो यहां से जो हमारे काम की चीज है वो ये है कि Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। मैंने क्या बोला, टाउ क्या है, श्रांतिकाल है। श्रांतिकाल मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स कितना टाइम लेते हैं टकराने में। दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक दूसरे को टक्कर मारने में कितना टाइम लेते हैं, ठीक है, वो इनके लिए हम श्रांतिकाल टाउ लेते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो तापमान बढ़ाने से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, है ना, यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है ये बढ़ जाएगी। बढ़ने के कारण ये ज्यादा तेजी से मूव करने लगेंगे, है ना, और ज्यादा तेजी से मूव करने में के कारण इनकी जो टक्कर होगी वो जल्दी हो पाएगी, यानी कि जो श्रांतिकाल है वो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो उसमें वृद्धि होगी। उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर ये बढ़ेगा तापमान के बढ़ाने पर तो Vd भी बढ़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें आप ये बात लिखेंगे, अतः ताप
बढ़ाने पर श्रांति काल यानी टाउ बढ़ता है, अतः इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो जब आप क्वेश्चन को आंसर के ऊपर जाते हैं तो आंसर के पीछे रीजन के ऊपर भी जाइए, ठीक है, और उससे आपको जो है और डिटेल में बाकी चीजें भी समझ में आएंगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, असमान परिच्छेद के एक धात्विक चालक में एक धात्विक चालक में स्थायी धारा प्रवाहित होती है, निम्न में से कौन सी राशि, निम्न में से कौन सी राशि चालक के अनुदिश नियत रहती है। ठीक है, दो राशियां आपको दे रखी हैं, आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सी कांस्टेंट रहने वाली है। एक है धारा घनत्व और दूसरा है अनुगमन वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए, अगर आपको इनके फॉर्मूले लर्न है तो सिंपली बता सकते हैं। फॉर्मूलाज के ऊपर अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो धारा घनत्व को हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहां पर अनुगमन वेग को तो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जे का फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूं, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, और अगर अनुगमन वेग की बात करें वीडी इज इक्वल टू आई अपॉन एन रो ए। क्या क्वेश्चन में बात करी गई है? क्वेश्चन में हमसे जो बात करी गई है, अब क्वेश्चन भी पढ़ना बनता है। असमान परिच्छेद, असमान परिच्छेद मतलब क्रॉस सेक्शन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्रॉस सेक्शन के नॉन यूनिफॉर्म होने से मतलब क्या है, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है यानी कि जो ए है वो क्या है भाई, वो असमान है। जो तार है, जो चालक है, जो हमारा कंडक्टर है, वो कुछ ऐसा है कि उसकी मोटाई जो है वो समान नहीं है ना। उसकी जो उसके जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो असमान है, वो कहीं पर ज्यादा मोटा कहीं पर ज्यादा पतला ऐसा है। तो ये बात बोली गई है कि ये कैसा है भाई, असमान परिच्छेद का धात्विक चालक है। इसमें धारा कैसी प्रवाहित हो रही है, स्थायी धारा। स्थायी धारा मतलब स्टेडी करंट, मतलब आई क्या है, पूरे तार में आई क्या है, एक समान है। आई क्या है, धारा क्या है, स्थायी है, यानी कि एक समान है। तो कहने का मतलब है ये जो धारा का मान है ये नियत रहता है, नियत यानी कि कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो धारा का मान जब नियत है, ये जब नियत है, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जे जो है वो सीधे सीधे किस पर निर्भर कर रहा है, ए पर। और यहां पर अगर ये भी नियत है तो मैं यहां भी बोल सकता हूं कि वीडी जो है सीधा सीधा किस पर निर्भर कर रहा है, ए पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। जबकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए असमान है। तो अगर ये असमान होगा, ये कभी कम कभी ज्यादा होगा, तो जे भी कभी कम कभी ज्यादा होगा, तो वीडी भी कम और ज्यादा होगा। सीधे सीधे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं
क्योंकि धारा घनत्व और अनुगमन वेग की अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भरता है। क्या है? ये डिपेंड करते हैं उसके ऊपर। अगर ये एक समान रहता तो ये भी एक समान रहता, ये भी एक समान रहता, बट ये असमान है तो ये भी असमान है और ये भी असमान है। समझ में आई बात? तो जो राशियां एक दूसरे पर निर्भर करती है उनका बहुत फर्क पड़ता है बच्चों, ठीक है, उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें जो लैंग्वेज लिखनी है जो हमने भी बात करी है उसको मैं आपको समझा देता हूं, इसको मिटा देंगे, ठीक है। इसमें जो आप बातें लिखेंगे वो ये लिखेंगे, चालक के अनुदिश धारा यानी करंट नियत रहती है, जबकि धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग Vd नियत यानी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि A जो है वो असमान परिच्छेद का, मतलब A जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल को क्या बोलते हैं? परिवर्ती, मतलब चेंज हो रहा है। ठीक दिया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस को पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन में जो बात बोली गई है उसको समझेंगे और फिर अपना आंसर देंगे, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक तांबे का तथा एक जर्मेनियम का टुकड़ा एक तांबे का तथा एक जर्मेनियम का टुकड़ा कमरे के ताप से 100 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। 100 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। इनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहां पर आपके लिए एक होमवर्क भी है, कंडक्टिविटी, जिसको हमने डिस्कस किया है, ठीक है। चालकता, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है, और इसकी डायमेंशन, इसकी विमा क्या होती है, ये आप लोग होमवर्क में नोट डाउन करेंगे। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दो टुकड़े हैं यहाँ पर, एक तांबे का टुकड़ा है और एक जर्मेनियम का टुकड़ा है। इसको हमने क्या करा? ठंडा करा। कितना? कमरे के ताप से 100 केल्विन तक ठंडा। तो कमरे का ताप जितना भी रहा होगा 25 सेल्सियस में अगर बात करें, ठीक है, तो केल्विन में हमने इसको 100 केल्विन तक क्या कर दिया? ठंडा कर दिया, ठीक है। मान के चलते हैं कमरे का ताप जो है वो 300 केल्विन है, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? इसको 200 केल्विन कर दिया। 100 केल्विन तक ठंडा मतलब 100 केल्विन कम कर देना है। तो अगर 300 केल्विन था, 300 केल्विन मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, तो कितना रह जाएगा? 200 केल्विन हमने उसको कर दिया। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि चालकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछने का जो मतलब है, सीधे सीधे शब्दों में हमसे पूछा ये जा रहा है कि चालकता और ताप के बीच में क्या संबंध है। भाई हमसे क्या पूछा जा रहा है कि चालकता और ताप के बीच में क्या रिलेशन है, अगर ताप को कम किया जाएगा तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपली ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा रहा है।
बट यहां पर अगर देखा जाए तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि जो तांबे की प्रतिरोधकता है, तांबे की प्रतिरोधकता, जानते हैं ना प्रतिरोधकता किससे कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टिविटी को हम कहते हैं। और इसके बारे में भी हमने पढ़ा है, इसका मात्रक, इसकी विमा और इसका प्रतिरोध के साथ क्या रिलेशन है, ये भी आपको होमवर्क में फाइंड आउट करना है। तांबे की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने से बढ़ती है, ध्यान रखेंगे, तांबे की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने से बढ़ती है, ठीक है। और तांबे की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने से बढ़ती है, और जर्मेनियम की प्रतिरोधकता, जर्मेनियम की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। समझ में आए बात? ताप बढ़ाने पर किसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है? तांबे की, और जर्मेनियम की घटती है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? ताप कम किया गया है, तो ताप कम करने से तांबे की प्रतिरोधकता, तांबे की प्रतिरोधकता क्या होगी? तांबे की प्रतिरोधकता घट जाएगी। अभी समझ लो बात को, यहां क्वेश्चन में चालकता पूछा गया है, मैं प्रतिरोधकता के ऊपर बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रतिरोधकता और चालकता का क्या है, रिलेशन है। तो पहले आप प्रतिरोधकता के बारे में समझ लो, चालकता तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी। तो तांबे की प्रतिरोधकता घटेगी, जबकि जर्मेनियम की बढ़ेगी। इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन में जो बात पूछी गई है, टेम्परेचर कम किया गया है, तो टेम्परेचर कम करने पर तांबे की प्रतिरोधकता घट जाएगी, जबकि जर्मेनियम की प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। अब जो ये प्रतिरोधकता होता है ना डियर स्टूडेंट्स, ये प्रतिरोधकता और चालकता के बीच में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात अगर नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूं, एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है और दूसरे के बढ़ने पर एक घटता है ना। जैसे अगर चालकता को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता घटेगी, प्रतिरोधकता, चालकता को घटाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी, चालकता को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता घटेगी। यह है व्युत्क्रमानुपात का संबंध। तो अब समझ में आ गया ना, जिसकी प्रतिरोधकता कम हो रही है उसकी चालकता ज्यादा हो जाएगी, और जिसकी प्रतिरोधकता बढ़ रही है उसकी चालकता कम हो जाएगी। बस सिंपल सा बात यह है। तो लिख लेंगे अतः तांबे की चालकता बढ़ती है क्योंकि प्रतिरोधकता कम हो गई। समझो ना इस बात को, प्रतिरोधकता मतलब धारा के मार्ग में रुकावट, और चालकता मतलब धारा के मार्ग के प्रवाह की, धारा प्रवाह की सुगमता, है ना। हमने बात करी है प्रतिरोधकता चालकता के बारे में, हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। मैंने आपको बोला है एग्जाम में इनमें से कभी कभी 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। तो प्रतिरोधकता क्या है? धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट है, समझ रहे हो। और चालकता क्या है कि कितनी इजीली जो है धारा प्रवाहित हो जाती है किसी परिपथ में, किसी तार में, वो चालकता है। तो दोनों अपोजिट हुए ना, एक तो रुकावट को बता रहा है और एक आसानी से जाने को बता रहा है। तो चालकता और प्रतिरोधकता में क्या है? व्युत्क्रमानुपात का संबंध। प्रतिरोधकता अगर घटेगी तो चालकता डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि रुकावट कम रहेगी तो अधिक सुगमता से धारा प्रवाहित होगी। और यहाँ पर प्रतिरोधकता बढ़ रही है, यानी कि धारा के मार्ग में जो सुगमता है, प्रवाह में जो सुगमता है वो कम हो जाएगी। अतः जर्मेनियम की चालकता घटती है। समझ में आया? तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास एग्जाम में, है ना। और इस तरीके के क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको चैप्टर में जो ये छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं, जो कि बताई गई हैं आपको, वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है, उसकी ओर चलते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। पिछले कई सालों में ये एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसीलिए इनको नोट डाउन कीजिए। एक और क्वेश्चन,
चलिए, ये क्वेश्चन आपने क्लास 10th में काफी किया होगा। ठीक है, एक बार आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रतिरोधों के संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपको 3 ओम के, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है। 3 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपके पास, जिनका रेजिस्टेंस है 3 ओम। आपको 3 ओम के 3 प्रतिरोध, 3 रजिस्टर दे रखे हैं जिनका रेजिस्टेंस 3 ओम है। 3 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। दो ओम का तुल्य प्रतिरोध, 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इन्हें किस प्रकार जोड़ेंगे? इन्हें किस प्रकार जोड़ेंगे? आंसर। चलिए, क्वेश्चन आपका 10th क्लास से संबंधित है ना, और मैं उम्मीद करता हूं काफी सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। फिर मैं भी साथ में सॉल्व कर रहा हूं, अगर कोई दिक्कत आए तो साथ में देख लेंगे। हमको क्या करना है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होगा। हिट एंड ट्रायल मतलब हमको दिमाग में करना है। दिमाग में हमको क्या करना है, 3 प्रतिरोधक दे रखे हैं, पहले रफ में इसको आपको करना पड़ेगा और किस तरीके से आपको इनको जोड़ना है कि 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध आपको मिल जाए। तो आपको जो काम आप कर सकते हो, पहले मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। ये आपके पास 3 प्रतिरोध दे रखे, पहले आपने क्या करा, तीनों को, सपोज तीनों को आपने क्या करा, पहले श्रेणी क्रम में डाल दिया। कैसे लगा दिया? सीरीज में लगा दिया सपोज पहले। तो ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा आप निकालेंगे। श्रेणी क्रम में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है। 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6 3 9 ओम हो गया। हमको कितना चाहिए था, 2 ओम चाहिए था आंसर, मतलब ये वाला काम नहीं हो पाएगा, इसको मिटा दो, ये वाली बात नहीं बन पाई। अब हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम ये 3 3 ओम के जो प्रतिरोध थे इनको समांतर क्रम में रखते हैं, तीनों को, ठीक है, समांतर क्रम में रख दिया भाई। अब निकालिए इनका तुल्य प्रतिरोध, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम। तो समांतर क्रम में क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, बट अगर आपको याद नहीं है तो कोई नहीं, आप ऐसे चलिए। R इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 ओम आ रहा है यहाँ से, तो हमको क्या चाहिए था, 2 ओम, मतलब ये भी तरीका कारगर नहीं हुआ। अब क्या करेंगे भाई, इनको अगर श्रेणी क्रम में भी नहीं लगा सकते, समांतर क्रम में भी नहीं लगा सकते हैं, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ को श्रेणी क्रम में रखना पड़ेगा और कुछ को समांतर क्रम में। तो आप कोशिश कीजिए। मैं फिलहाल जो काम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 प्रतिरोधकों को तो ले लेता हूं श्रेणी क्रम में, 1 और 2, और तीसरा मैं इनके साथ ले लेता हूं समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल में। इस तरीके से मैंने ये 3 प्रतिरोध यहां पर ले लिए, ठीक है। ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 3 ओम का है। आंसर कितना आना चाहिए भाई, 2। चलिए, तो जो 3 ओम और 3 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में है। 3 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। इनको ए और बी नाम भी दे सकते हो आप, ABC नाम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, श्रेणी क्रम में है। इसीलिए R डैश, यहाँ पर फाइनल R नहीं निकलेगा हमारा, तो इसलिए R डैश, तुल्य प्रतिरोध नहीं निकलेगा। R डैश इज इक्वल टू, श्रेणी क्रम में क्या होता है भाई, सीधे सीधे जोड़ देते, 6 ओम हो गया। अभी आंसर नहीं आया है, अभी आंसर नहीं आया है। अब जो ये 6 ओम आया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो 3 ओम और 3 ओम के जो 2 प्रतिरोध थे, इनको मिला करके मैं 6 ओम लिख सकता हूं, एक प्रतिरोध की जगह 6 ओम लिख सकता हूं, ठीक है। अभी जो 6 ओम है और 3 ओम है, अब जो 6 ओम और 3 ओम का प्रतिरोध है, 6 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में क्या होता है भाई, तुल्य प्रतिरोध 1/R। तो यहां पर तुल्य प्रतिरोध हमारा आंसर निकल जाएगा फाइनली, 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। कैलकुलेट कीजिए जरा इसे,
तो आई थिंक ये निकल के आएगा 1/r, एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6, 1/r इज इक्वल टू 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो r बराबर कितना आ जाएगा भाई 2 ओम। आ गया ना 2 ओम। तो हमको क्या करना था, हमको इनको इस तरीके से जोड़ना था, इस तरीके से संयोजित करना था कि जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आए भाई 2 ओम आए। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम और एक को उनके साथ समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें प्राप्त संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है भाई 2 ओम मिलता है। नोट डाउन कर लेंगे इसे। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आपसे जो भी आप चाहते हैं नेक्स्ट क्लास में कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हो जाए, क्योंकि आने वाले कुछ ही टाइम में आपके बोर्ड एग्जाम है, तो आप वो सजेशन भी दे सकते हैं। आप चैट के थ्रू या फिर किसी और मीडियम से, आप माइक के थ्रू क्लास में आप बोल सकते हैं कि हमको प्रीवियस ईयर पिछले साल के क्वेश्चन कराएं, या फिर कोई एक टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको समस्या आ रही है, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें आपको डाउट्स हैं ज्यादा, वो भी आप बता सकते हैं। मतलब क्लास में आप जो चाहें वो आप स्टार्ट करवा सकते हैं, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा क्लास में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।